हाँ जी, तो जनरल मीटिंग वाले चैप्टर के अंदर हम कंसेप्ट कर रहे थे। हमने स्टार्ट करना है आज जो वो है वोटिंग। वोटिंग हमें स्टार्ट करना है। वोटिंग का कंसेप्ट हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। रिस्ट्रिक्शन ऑन voting right. Article of the company may provide that members shall not exercise any voting right in respect of share registered in his name on which any code or any sum presently payable by him have not been paid or on which has exercised any right or lien. ये कहना चाहता है कि भाई अगर मेंबर के किसी शेयर पे मान लो उन्होंने 60 रुपये पे कर रखा है एंड 40 अनपेड है, कंपनी ने उनसे कॉल किया बट उन्होंने पे नहीं किया, या फिर उन्होंने मेंबर ने अपने किसी शेयर को गिरवी रखा हुआ है कंपनी के पास, तो इस सिचुएशन में इन शेयर्स के ऊपर मेंबर जो हैं वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। समझ आ गया? और बाकी किसी इस रीजन को छोड़ के, जो हमने ये बात की, इस रीजन को छोड़ के बाकी किसी ग्राउंड पे मेंबर के वोटिंग राइट को प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। बाकी किसी ग्राउंड पे मेंबर के वोटिंग राइट को प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब वोटिंग कितने तरीकों से होती है कंपनी के अंदर, वोटिंग कितने तरीकों से आप कर सकते हो उसकी बात करते हैं। वोटिंग कितने तरीकों से होती है उसकी बात करते हैं। वोटिंग शो ऑफ हैंड के थ्रू हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो सकती है, पोल के थ्रू हो सकती है, पोस्टल बैलेट से हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं वोटिंग करने के। क्लियर है? समझ आ गई? तो सबसे पहले हमारे पास आता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। तो सबसे पहला यहाँ पे तरीका आता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड के अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी मीटिंग, at any general meeting, a resolution put to vote of the meeting shall be first inside to be decided on the show of hand. मतलब बेसिकली जनरली अगर मैं बात करूं, कोई भी मीटिंग होती है, चाहे जब तक पोल डिमांड नहीं की गई या वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से नहीं हुई, तो फर्स्ट सबसे पहले जो वोटिंग करने का तरीका होता है वो शो ऑफ हैंड होता है। कोई भी मीटिंग करने का सबसे पहला तरीका किसके अकॉर्डिंगली होता है? वोटिंग सबसे पहला तरीका वोटिंग करने का किसके अकॉर्डिंगली होता है? शो ऑफ हैंड के अकॉर्डिंगली होता है। समझ आ गई? जब तक पोल डिमांड ना की जाए या इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग ना हो, तो वोटिंग किसके थ्रू होती है? सबसे पहले वोटिंग होती है शो ऑफ हैंड के थ्रू। क्लियर है? शो ऑफ हैंड के अंदर क्या होता है? वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट होता है। समझ आ गया? शो ऑफ हैंड के अंदर जो वोटिंग होती है, वोटिंग करने का जो वे होता है, एक पर्सन के पास एक वोट करने का राइट होता है। क्लियर है?
आगे बात करते हैं। कोई भी रेजोल्यूशन अगर 100 हैंड से पास करना है तो आप रेजोल्यूशन के अप्रूव कर रहे हैं तो आप शो ऑफ हैंड करके उसको क्या कर दो, अप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 107 हम बात करते हैं शो ऑफ हैंड की। शो ऑफ हैंड, सेक्शन 107, at any general meeting resolution put to vote of the meeting shall be in first instance to be decided on show of hand unless poll is demanded under section 109 of the act या voting is carried out electronic under section 108 of the act। जब तक आप पोल से वोट ना करो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वोट ना करो, जो मीटिंग होती है बेसिकली किससे होती है, शो ऑफ हैंड्स होती है। Declaration by the chairman of the meeting of passing the resolution that the resolution has been passed or failed, as the case may be, on the show of hand, and an entry to effect in the meeting book shall be conclusive evidence। मतलब इसमें चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास हुआ है, उस चीज का पास हुआ है या फेल हुआ है, उस चीज की डेक्लेरेशन चेयरमैन देता है और उसमें स्पेसिफिकली बताता है जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो शो ऑफ हैंड से हुआ है, और उसकी एंट्री क्या होती है, बुक्स ऑफ मिनट्स में भी कंक्लूसिव एविडेंस होती है कि भाई रेजोल्यूशन जो पास हुआ है बाय शो ऑफ हैंड हुआ है। No proof of number of vote cast in favor or against the resolution is required. In case of private company, section 107 apply unless otherwise specified in this in respect of section or the article of the company। ये कहना चाह रहा है कि जब तक कुछ और न बता रखा हो तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होगा, सेक्शन 107 के प्रोविजन लग के अपन चलेंगे। अब हमारे सामने आता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आता है आगे voting through electronic mode। General meeting of the company are held at the registered office। कई बार ये पॉसिबल नहीं होती है मेंबर के लिए कि वो, मान लो किसी कोई कंपनी है, कंपनी का कोई मेंबर इंडिया में है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई आउटसाइड इंडिया है, कोई यूएसए में है, कोई यूके में है। तो वैसे तो देखो क्या होता है, नॉर्मली मीटिंग, फिजिकल मीटिंग की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल मीटिंग बेसिकली जनरल रूल क्या कहता है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी। लेकिन कई बार क्या होता है मेंबर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना ट्रैवल करके वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर ई वोटिंग फैसिलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ मेंबर कैन कास्ट वोट easily through electronic mode without physically attend the general meeting। E-voting do not eliminate member right to physically attend and vote at the meeting। मतलब अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेंबर फिजिकली नहीं आ सकता, अगर कोई फिजिकली आना चाहे तो वो भी आ सकता है। However, member can cast his vote through one mode only। लेकिन अगर कोई भी वोटिंग करना चाहता है तो या तो वो फिजिकली कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी एक मोड के थ्रू वो कर सकता है। मेंबर कैन आफ्टर कास्टिंग हिज वोट थ्रू ई वोटिंग कैन गो एंड अटेंड द जनरल मीटिंग बट कैन नॉट कास्ट वोट इन द जनरल मीटिंग। कोई भी अगर मान लो ई वोटिंग के थ्रू किसी ने ई वोट इलेक्ट्रॉनिक मोड से ई वोटिंग कर दी और वो जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहे, वो अटेंड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग डज नॉट डिस्पोज with the requirement of holding general meeting by the company। आगे बात करते हैं। अब आता है एप्लीकेबिलिटी।
किन किन कंपनी के ऊपर ई वोटिंग एप्लीकेबल होती है। एप्लीकेबिलिटी, जो ये ई वोटिंग के प्रोविजंस हैं, जो ये ई वोटिंग के प्रोविजंस हैं, ये किन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ई वोटिंग के प्रोविजन जो एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन 108 ऑफ द एक्ट with respect to read with Rule 20 of the Company Management Administration Rule 2014 shall apply to the company has been prescribed by the central government. ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? All the company whose equity share are listed on, मतलब पहले तो ये लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? लिस्टेड कंपनी पे। दूसरा ये किस पे एप्लीकेबल होता है? दूसरा ये एप्लीकेबल होता है all company having 1000 और मोर मेंबर। जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है और जो जिस भी कंपनी के मेंबर 1000 या उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर ई वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू एप्लीकेबिलिटी रहती है। सेक्शन 108 एप्लीकेबल होता है। However, the provision of section 108 shall not apply to a Nidhi company, an enterprise, institutional investor referred to in Chapter 10B, company listed on SME Exchange. Chapter 10C, company listed on institutional trading platform without IPO. SEBI is issue of capital and depository receipt regulation 2009. Following company are out of the scope of mandatory voting. कुछ कंपनियां हैं जो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैंडेटरी वोटिंग है। पहला, कंपनी हुज डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर आर ओनली लिस्टेड, जिस कंपनी के डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर लिस्ट है। कंपनी लिस्टेड ऑन एसएमए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कंपनी लिस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या रहती है? जब भी कंपनी क्या है, क्या कहना चाहती है, ये सारी क्या है, ये एक्सेप्शन है। इनके ऊपर क्या होता है? नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है। किसकी? इनके ऊपर नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है। किसकी? सेक्शन 108 की, मतलब ई वोटिंग की। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है? अब बात करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट की। लीगल रिक्वायरमेंट, company to which section 108 is applicable shall provide to member the facility to exercise their right to the e-voting on resolution proposed है जनरल मीटिंग। मतलब जिस भी कंपनी के ऊपर सेक्शन 108 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तब वो हर एक मेंबर को क्या करेंगे? फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फैसिलिटी जिससे वो क्या कर सके? जो भी रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ जनरल मीटिंग में, उस पर वोट कर सके। रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन शैल नॉट बी विड्रॉन। अब आता है आगे वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 20। A member may exercise his right to vote through voting by electronic mail and resolution referred to in the Rule 20, sub Rule 2 of the Company Management Administration Rule 2014. And company shall pass such resolution in accordance with the provision of the rule. If company voluntarily opt or decide to give it its shareholder the e-voting facility, in such a case, the whole of the procedure specified 20 shall be applicable to the company. This is necessary for that. मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंपनी वॉल्यूंटायरली भी क्या कर सकती है? ऑप्ट कर सकती है। क्या? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन। समझ आए? ये कुछ जर्नल टर्म्स हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये सारी, अब ये प्रोसीजर है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग,
प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग। द बोर्ड शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटनाइजर फॉर ई वोटिंग। सबसे पहला क्या होगा, स्टेप नंबर 1, बोर्ड शैल अपॉइंट क्या, स्क्रूटनाइजर। बोर्ड क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा फॉर द ई वोटिंग और द बैलेट प्रोसेस। द स्क्रूटनाइजर मे बी द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या एडवोकेट और एनी अदर पर्सन of repute who is not in the employment of the company, or who can in the opinion of the board scrutinize the e-voting process, ballot process, as the case may be, in a fair and transparent manner. Scrutinizers so appointed may take assistance of a person who is not in employment of company and who is well versed with the e-voting system. The scrutinizer shall be willing to be appointed and be available for the purpose of ascertaining the requisite majority. पहले क्या होगा, स्क्रूटनाइजर की अपॉइंटमेंट होगी जो ई वोटिंग प्रोसेस को स्क्रूटनाइज कर सके। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसी, एनएसडीएल, सीजीएसएल और अदर एजेंसी। एजेंसी शैल बी अपॉइंटेड फॉर प्रोवाइडिंग सुपरवाइजिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर वोटिंग। डिसाइडिंग द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द नेम ऑफ, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग, रिकॉर्डिंग या calculating the name of member who are entitled to voting right. Cut off date. The cut off date for determining the member who are entitled to through remote e-voting or the voting at the meeting shall be a date not earlier than 7 days prior to the date fixed for the meeting. तो कट ऑफ डेट कितनी होती है, 7 day before the date of meeting will be the cut off date. तो ये क्या होती है, दिस इज द कट ऑफ डेट। आगे बात करते हैं इसकी। तो ये पूरा क्या होता है, दिस इज होल टोटल प्रोसीजर। हम बात कर रहे हैं ई वोटिंग की। ई वोटिंग किसके एप्लीकेबल होता है, जितनी भी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे वो, या फिर जिसके कंपनी के 1000 या उससे ज्यादा मेंबर हैं, उनके ऊपर ई वोटिंग के प्रोविजन सेक्शन 108 रूल 20 एप्लीकेबल होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हमने बात की थी, है ना। तो वो भी एक बार एक्सेप्शन है जो हमने बात की थी। तो ये चीजें आपको एक बार पढ़नी है, देखना है इसको। और ये प्रोसीजर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन किस किस की अपॉइंटमेंट इसमें होकर अपन चलेगी। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अपॉइंटमेंट होगी, कट ऑफ डेट आ गया, डिसाइड कर लिया कट ऑफ डेट को, अपॉइंटमेंट ऑफ एनएसडीएल, कट ऑफ डेट, ये सारा डिसाइड हो गया। उसके बाद क्या होता है, अथोराइज द चेयरमैन और इन एब्सेंस एनी डायरेक्टर टू रिसीव स्क्रूटनाइजर्स इज रजिस्टर रिपोर्ट ऑन ई वोटिंग और द रिलेटेड पेपर। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा, नोटिस, ये सारे का सारा, ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए पूरा प्रोसीजर। इसको आप प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये सारा जर्नल है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना आप, दिस इज बेसिक, ये हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं इसमें। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी एक बार डिस्कशन के लिए, एक बार आपके खुद के पढ़ने के लिए, तो अब इसको एक बार खुद से पढ़ देना। अब आता है डिमांड ऑफ पोल, ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड ऑफ पोल, डिमांड ऑफ पोल, सेक्शन 109। Before or on the declaration of result of voting on any resolution on show of hand, पोल में भी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी रिजल्ट शो ऑफ हैंड से पहले कोई भी रिजल्ट अगर आ रहा है तो उससे पहले आप
शो डिमांड में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन। डिमांड पोल कौन कौन डिमांड कर सकता है? हु कैन डिमांड द पोल। पोल कौन डिमांड कर सकता है? या तो चेयरमैन डिमांड कर सकता है पोल की, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन इज ऑन डिमांड कर सकता है किसकी? पोल की। या फिर शैल बी चेयरमैन ऑर्डर कर सकता है अगर डिमांड की हो ऑन द डिमांड ऑफ मेंबर। चेयरमैन ऑर्डर कर सकता है फॉर पोल ऑन द डिमांड ऑफ मेंबर। मेंबर की डिमांड। अब दो तरह से हो सकती है डिमांड। अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में क्या है? कौन डिमांड कर सकता है? पोल की। पोल बाय द डिमांड बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द पर्सन या बाय प्रोक्सी वेयर अलाउ and having not less than 1/10 of the voting power or holding on which an aggregate sum not less than 5 lakh और such amount has may be prescribed। ये कहना चाह रहा है कि भाई मेंबर खुद से, मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रोक्सी हैविंग जिनके पास नॉट लेस देन 1/10 वोटिंग पावर, जिनके पास नॉट लेस देन 1/10 वोटिंग पावर है वो, या फिर जो होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन aggregate sum of not less than 5 lakh or such higher amount has may be prescribed have paid up। मतलब जो, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में, तो मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन या प्रोक्सी जो जिनके पास 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जो होल्ड करते हैं, या फिर जो होल्ड कर रहे हैं शेयर जिनकी एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख से क्या है, जिनकी एग्रीगेट वैल्यू क्या है 5 लाख है या सच हायर अमाउंट है, तो वो क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं पोल की। या फिर इन एनी अदर केस, तो एनी अदर केस में मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन or by proxy where allow having not less than 1/10 of the total voting power। तो दोनों क्या कर सकते हैं? ये मेंबर क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं किसकी? पोल की। The chairman get the validity of demand verified। Demand of poll may be withdrawn at any time by person who made the demand। जिसने डिमांड की है पोल की वो उसको क्या कर सकता है? विड्रॉ भी कर सकता है। वो उस डिमांड को क्या कर सकता है? विड्रॉ भी कर सकता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं।
Time for taking poll and declaring the result. The poll shall be taken forthwith. ये कहना चाह रहा है टाइम फॉर टेकिंग टाइम फॉर टेकिंग पोल टाइम फॉर टेकिंग पोल and declaring the result. Poll shall be taken forthwith. ये कहना चाह रहा है poll shall be taken forthwith. आप एक साथ पोल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. Poll shall be taken forthwith if it is demanded for adjournment of meeting or appointment of chairman of the meeting. ये कहना चाह रहा है कि दो तरीके से पोल डिमांड की जा सकती है और उसको साथ के साथ लिया भी जा सकता है. अगर कब पोल साथ के साथ ली जाएगी, when poll shall be taken when poll can taken forthwith. कब एक पोल साथ के साथ ली जा सकती है, पहला पोल shall be taken forthwith, पहला कब ली जा सकती है, जब अगर आप पोल डिमांड कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, adjournment of the meeting. अगर आप पोल डिमांड कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, adjournment of the meeting के रिगार्डिंग. या फिर अगर आप पोल डिमांड कर रहे हो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के रिगार्डिंग. पोल दो चीजों से की जा सकती है, पहला if it is demanded for the adjournment of the meeting or appointment of chairman of the meeting. Poll shall be taken at such time not being later than 48 hours. अब ये जो पोल है, a poll shall be taken at such time not being later than 48 hours from the time when the demand was made on the any other question. The chairman shall announce the date when time for taking the poll. या एक तो होता है कि पोल आप फोर्थविथ ले सकते हो. किन किन सिचुएशन में पोल आप ऑन द स्पॉट ले सकते हो, कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर पोल आप ऑन द स्पॉट ले सकते हो. पोल ऑन द स्पॉट आप दो सिचुएशन में ले सकते हो. पहला, अगर आपको क्या करना है, मीटिंग को एडजर्न करवाना है, या फिर अगर आपको चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करनी है, उन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, पोल ले सकते हो. दूसरा, आप कब ले सकते हो, पोल शैल बी टेकन एट सच टाइम. पोल शैल बी टेकन at such time not being later than 48 hours. Not being later than 48 hours from the time when the demand was made on any other question. Poll shall be taken at such time not being later than 48 hours from the time when the demand was made on any other question. The chairman shall announce the date, venue, time of taking the poll to enable members to have adequate and convenient opportunity to exercise their vote. Further, the chairman may permit any member so desire to
प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ काउंटिंग द वोट। मतलब चेयरमैन किसी भी मेंबर को परमिट कर सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं वोट की। द चेयरमैन शैल इन्फॉर्म द मेंबर द मोड एंड द टाइम ऑफ सच कम्युनिकेशन व्हिच शैल बी in case within 24 hours of the closure of the meeting in case of date when time of taking polls not announced. Where a poll is taken, the chairman of the meeting shall appoint such number of persons as he deems necessary the scrutinizer the poll process and vote given in poll and to report thereon him। ये सारा आपको क्या करना है कि भाई पहला क्या होता है, देखो क्या सिचुएशन होती है। पहला जो पोल है, poll can be take forthwith। पोल एक साथ ली जा सकती है, किन सिचुएशन में ली जा सकती है, एट द टाइम ऑफ, किस केस में आप ऑन द स्पॉट पोल ले सकते हो, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के केस में, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के केस में, या फिर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के केस में। दूसरा, पोल शैल बी टेकन एट द टाइम, और जो पोल है दूसरा, shall be taken at the time not later than 48 hours। Poll shall be taken at the time not later than 48 hours from the time when the demand was made on any other question। The chairman announced the venue, time and taking the poll। और कई बार पोल जो होती है, रेस्ट ऑफ द केसेस, इन दो वाले केसेस को छोड़ के रेस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, पोल को 48 घंटे, चेयरमैन क्या कर सकते हैं, 48 आवर्स फ्रॉम द डिमांड टाइम, डिमांड के 48 घंटे के बाद आप क्या कर सकते हो, पोल ले सकते हो। द चेयरमैन शैल अनाउंस द डेट, वेन्यू, टाइम ऑफ टेकिंग द पोल टू एनेबल द मेंबर टू हैव एडुकेट एंड कन्वीनिएंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर वोट। ठीक है ना। फर्दर द चेयरमैन में परमिट एनी मेंबर, उसके बाद क्या होगा, जब पोल के द्वारा वोट हो जाएगी, ठीक है ना, तो किसी भी मेंबर को चेयरमैन परमिट कर सकता है कि भाई आप काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है ना, काउंटिंग कर सकते हो। Where the poll is taken, chairman of the meeting shall appoint such number of person as he deems necessary। जहां पर पोल ली गई है तो वहां पर चेयरमैन क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर को भी अपॉइंट करेगा। क्लियर है। जो प्रॉपर वोटिंग बाय पोल के तहत, वोटिंग बाय पोल के तहत क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा। आगे बात करते हैं। अब आता है रूल 21, मैनर टू गेट पोल स्क्रूटनाइज। मैनर टू गेट पोल
process scrutinize. Manner to get poll process scrutinized. Rule 21. Rule 21 of the Company Management Administration Rule 2014 provide that the chairman of the meeting shall ensure that scrutinizers are provided with the register of member, specimen signature of the member, attendance register of the member, and the register of proxy. Scrutinizers are provided with all the documents received by the company. Scrutinizer arrange the polling paper, distribute them to the member, proxy present at the meeting. In case of joint holder, the polling paper shall be given to the first name holder or in his absence to the joint holder attending the meeting. ठीक है. पोलिंग पेपर का जो फॉर्म होता है, पोलिंग पेपर का फॉर्म मतलब इसमें ये देखना है कि चेयरमैन जब स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस होगी तो चेयरमैन को क्या चीजें देखनी है कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही. स्क्रूटनाइजर शैल कीप a record of polling paper receiving in the response to the poll. Scrutinizer lock and seal the empty polling box in respect to the in presence of the member and the proxy. Scrutinizer open the polling box in the presence of two persons as a witness after the voting process is over. In case of ambiguity about the validity of proxy, scrutinizer decide the validity with consultation with the chairman. Scrutinizers shall ensure that if member who has appointed a proxy has voted in person, the proxy vote shall be disregarded. The scrutinizer shall count the vote cast on poll and paper a report thereon address on the chairman. ये सारी चीजें जो हैं स्क्रूटनाइजर करेगा और इन सबको चेक करने का काम किसका है? चेयरमैन का है. चेयरमैन ये चीजें इंश्योर करेगा कि ये चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं. तो ये आपके सेल्फ एक बार इसको आप पढ़ लेना सेल्फ स्टडी के लिए. आगे बात करते हैं. आगे बात करते हैं. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट करने के बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे. ठीक है. द लास्ट चैप्टर ऑफ इज पोस्टल बैलेट. तो हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करेंगे वो है पोस्टल बैलेट. ठीक है. तो पोस्टल बैलेट के बाद इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे. बाकी इसमें एज सच कुछ नहीं है ज्यादा पढ़ने वाला. तो इसमें लास्ट टॉपिक हमारा आ रहा है पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट सेक्शन 110. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है पोस्टल बैलेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टल बैलेट? हैज पर सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लोज 65. पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट. पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? वोटिंग बाय पोस्ट or through any electronic means. Voting by post or through any electronic means. It includes voting by shareholder by the postal or electronic mode instead of voting personally or transacting business in general.
जनरल मीटिंग में किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए जब शेयर होल्डर पोस्ट के द्वारा, पोस्टल के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा वोटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पोस्टल बैलेट कहा जाता है। कंपनी शैल ट्रांजैक्ट सच आइटम ऑफ बिजनेस हैज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट प्रोवाइडेड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आइटम ऑफ बिजनेस बता रखे हैं, कुछ चीजें बता रखी हैं जिनको सिर्फ पोस्टल बैलेट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, ट्रांजैक्ट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस required to be transacted by means of postal ballot under section 110 may be transacted at general meeting by the company, which is required to be provide the facility to members to be vote by electronic way। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो आइटम ऑफ बिजनेस पोस्टल बैलेट के लिए बता रखे हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्ट कर सकते हो। क्लियर है। कंपनी में यूज पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ordinary business, any business in respect of which director or auditor have the right to vote at any meeting। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई a company may use postal ballot for transacting any item of business other than, भाई कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस, कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो बाय द पोस्टल बैलेट, सिर्फ किस किस को छोड़ के, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस और उस बिजनेस को छोड़ के जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर का होना जरूरी है। ठीक है ना। तो बाकी सारे बिजनेस आप ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर और ऑडिटर हैव द राइट टू वर्क एट द मीटिंग, इन दो बिजनेस को छोड़ के बाकी आप क्या कर सकते हो, पोस्टल बैलेट से डिस्कस कर सकते हो। आगे बात करते हैं। Each item proposed to be passed through postal ballot shall be in form of resolution and shall be accompanied by explanatory statement which shall set out all fact as would enable the member to understand the meaning, scope, implication of the item of business and to take the decision thereon। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी आइटम ऑफ, मतलब आप पोस्टल बैलेट में जो भी आइटम ऑफ बिजनेस होगा जो पास किया जाना है वो रेजोल्यूशन की फॉर्म में होगा और उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को भी अटैच किया जाएगा। कंपनी शैल सेंड नोटिस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल फैसिलिटी या अदर मोड्स कि जो ये नोटिस है और नोटिस के साथ जो रेजोल्यूशन है ना, जो प्रपोज रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसको आप सेंड करोगे बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय कुरियर, by email, by any other electronic mode to all the shareholder, explaining the reason and requesting them to send their assent and dissent in the written on the postal ballot। ये कहना चाह रहा है कि भाई पोस्टल बैलेट में क्या होता है, पोस्टल बैलेट के अंदर नोटिस के साथ रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को भी सेंड किया जाता है। इसमें नोटिस के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को भी सेंड किया जाता है और साथ में एक बैलेट पेपर भेज दिया जाता है जिसमें मेंबर को बताना होता है कि वो एग्री हैं या डिसएग्री हैं, उनको अपनी असेंट और डिसेंट बताना पड़ेगा। क्लियर है। अब रिक्विजिस्ट मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, बात करते हैं। मीनिंग ऑफ रिक्विजिस्ट मेजोरिटी, अगर वोट कास्ट इन फेवर 3 टाइम्स ज्यादा है, रिक्विजिस्ट मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है,
पोस्टल बैलेट के केस में हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है ना, ऑलवेज स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में जो वोट कास्ट इन फेवर है, वोट कास्ट इन फेवर है, वो क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। किससे? वोट कास्ट अगेंस्ट। क्लियर है? अब कौन कौन से बिजनेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से बिजनेस हैं जिनको ट्रांजैक्ट किया जाता है पोस्टल बैलेट के थ्रू? कौन कौन से बिजनेस हैं जिनको ट्रांजैक्ट किया जाता है पोस्टल बैलेट के थ्रू? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। पहला, द फॉलोइंग आइटम ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्ट ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। कौन कौन से हैं? अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, जब कंपनी अल्टरेशन कर रही है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो जो रेजोल्यूशन, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा पोस्टल बैलेट से होगा। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन रिलेशन टू इंसरेशन और रिमूवल ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू